नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ाएंगे, जिसे आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह आदि के नाम से जानते हैं। तो 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या है, उसका स्रोत क्या है, स्वरूप व स्रोत पर अध्ययन करेंगे। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, इनका विस्तार कहाँ तक हुआ तथा इसके परिणाम क्या निकले। 1857 की क्रांति की सफलता तथा इसकी असफलता आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जिसे इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी तथा इसका स्वरूप क्या है 1857 की क्रांति का, तो जैसे कुछ लोग इसको सैनिक विद्रोह मानते हैं, कुछ इतिहासकार राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं और कुछ स्वतंत्रता संग्राम इसको मानते हैं। तो जैसे सर जॉन लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन, होम्स आदि लोगों ने कहा यह जो विद्रोह है यह एक सैनिक विद्रोह है। 1857 की क्रांति का जो यह विद्रोह है यह एक सैनिक विद्रोह है। सर सैयद अहमद खां दुर्गादास ने यह माना कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सर सैयद अहमद खां और दुर्गादास ने यह माना कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सर सैयद अहमद की एक पुस्तक है असबाब ए बगावत ए हिंद, इसमें इन्होंने वर्णन किया है इस युद्ध को, इस क्रांति का वर्णन किया है और कहा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अब एक थे बीडी सावरकर साहब, इन्होंने कहा यह एक स्वतंत्रता संग्राम है। इन्होंने इसी 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम माना। उन्होंने क्या कि यह एक सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह बीडी सावरकर ने कहा कि 1857 की जो क्रांति है यह एक सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ऐसा इन्होंने माना। अब देखते हैं 1857 की क्रांति जो हुई है उसके स्रोत क्या क्या हैं, कैसे जानेंगे कि यह 1857 की क्रांति है। तो प्रथम स्रोत जिससे बीडी सावरकर हैं, सर बीडी सावरकर की एक बुक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बीडी सावरकर की बुक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यह मूलतः मराठी में लिखा गया है, यह मूलतः मराठी में है इसकी भाषा। उन्होंने कहा कि यह 1857 की क्रांति जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। बीडी सावरकर ने बुक में इसका विस्तृत वर्णन किया है और कहा कि यह 1857 का स्वतंत्रता समर है। इसका वर्णन इन्होंने हिंदी में किया है कि यह स्वतंत्रता समर है जो 1857 की क्रांति है। स्वतंत्रता का समर किसने कहा? तो बीडी सावरकर ने अपनी बुक में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में वर्णन किया है और यह हॉलैंड से प्रकाशित हुई है। जो यह बुक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस या हॉलैंड से यानी नीदरलैंड हॉलैंड से प्रकाशित हुई है। और एक थे सर सैयद अहमद खां, इनकी एक बुक है असबाब ए बगावत ए हिंद। इन्होंने इन्हें राष्ट्रीय विद्रोह सैनिक विद्रोह माना, जिसको हमने ऊपर बता दिया था कि यह एक सैनिक विद्रोह है। एक अशोक मेहता साहब थे, इन्होंने द ग्रेट रिबेलियन, इनकी एक बुक है द ग्रेट रिबेलियन। इसमें अशोक मेहता ने कहा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। जो स्वतंत्रता संग्राम का जो विद्रोह है यह एक राष्ट्रीय विद्रोह, इसको माना। अब क्या हुआ, एक थे रमेश चंद्र मजूमदार। रमेश चंद्र मजूमदार थे, इन्होंने एक बुक है सिपोय म्यूटिनी। इनकी एक बुक है सिपोय म्यूटिनी। इन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रीय संग्राम है, राष्ट्रीय आंदोलन को माना रमेश चंद्र मजूमदार ने।
और लोग देख लेते हैं, जैसे एक थे टेलर महोदय और आउटरम। इन दोनों ने कहा कि यह एक हिंदू मुस्लिम स्वतंत्र षड्यंत्र है। टेलर और आउटरम ने कहा कि जो ये 1857 की क्रांति है, यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। एक होमस महोदय जी हैं। होमस महोदय जी ने कहा कि यह बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष था। जो 1857 की क्रांति हुई, यह एक बर्बरत और सभ्यता, यानी बर्बरता और सभ्यता के मध्य एक संघर्ष था। एक थे रीज महोदय। रीज महोदय क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि धर्मांधों यानी धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ यह एक युद्ध था। अब बी.डी. सावरकर महोदय जी ने और क्या कहा? इन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। बी.डी. सावरकर ने माना था यह एक सुनियोजित भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। अब स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति हुई है, इसके प्रतीक क्या हैं? इसका प्रतीक है कमल रोटी। 1857 की जो क्रांति इसका प्रतीक है कमल और रोटी। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, तो इस समय महारानी थी ब्रिटेन की, विक्टोरिया थी, और ब्रिटेन के पीएम थे पारमास्टर, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और कंपनी का प्रधान सेनापति था एनीसन। जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय कंपनी का प्रधान सेनापति एनीसन था। इस प्रकार दोस्तों, अब देखते हैं 1857 की कारण क्या क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। तो जो 1857 की क्रांति है, इसके विभिन्न कारण हैं। एक तो दीर्घकालिक कारण है, एक तो तत्कालिक कारण है। दीर्घकालिक कारण में आता है राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। ये भी 1857 की क्रांति की स्थिति के लिए जिम्मेदार है, यह भी एक कारण है। धार्मिक और सामाजिक कारण, इससे भी 1857 की क्रांति हुई। आर्थिक कारण, तत्कालिक कारण में सैनिक कारण, अन्य अंग्रेजी नीतियां, जिससे यह संघर्ष हुआ। अब देखते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण के अंतर्गत देखा गया कि जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उनकी सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, यह भी एक राजनीतिक कारण था जिससे यह संघर्ष हुआ। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति जो लाई गई, एपकत का सिद्धांत, इन्होंने साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया, इसे साम्राज्य विस्तारवादी नीति कहते हैं। इससे भी 1857 की क्रांति हुई। मुगलों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अच्छा नहीं था, वो व्यवहार किस प्रकार करते थे, ये भी एक कारण था। पेशवा के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार, ये भी एक कारण था। अवध के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार, ये भी एक कारण था। जमींदारों के प्रति जो अंग्रेजों ने व्यवहार किया, यह भी एक कारण था। अन्य प्रशासनिक नीतियां जो अंग्रेजों द्वारा लगाई गई, इससे भी लोगों के मन में खटास आया और ये भी सब कारण बन गए। जिसे सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी सहायक संधि, उस सहायक संधि में 1798 ईस्वी में, अब 1798 में हैदराबाद ने सहायक संधि की, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, सिंधिया 1804, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, भदेही, बूंदी आदि, यह क्रम से है दोस्तों, क्रम से सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, जयपुर, जोधपुर,
भरतपुर, भदेही, बूंदी आदि ने सहायक संधि की। लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि की नीति है, इन सब ने संधि की, और यह बात भी इन लोगों के मन में एक खटास थी, जिससे भी एक 1857 की जो क्रांति का कारण बना। अब राज्य जो हड़प नीति है लॉर्ड डलहौजी की, इसमें जो साम्राज्यवादी नीति थी, इसमें जैसे सबसे पहले इन्होंने सतारा 1848, जैतपुर संभलपुर 1849, बघाट 1850, राजस्थान उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध 1856। इन लोगों के साथ जो इन्होंने व्यापकता का सिद्धांत के अंतर्गत जो इनको अपने हड़प करके अपने राज्य में मिलाया था, विस्तार किया था, यह भी एक कहीं न कहीं एक कारण बनता है 1857 की क्रांति का। यह भी क्रम से है दोस्तों, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, राजस्थान का उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। इसको क्रम से देखना दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि जैसे बताया था कि मुगलों के प्रति इनका व्यवहार अच्छा नहीं था, तो मुगलों के प्रति इनका व्यवहार बादशाह के साथ जो ये व्यवहार करते थे वो अच्छा नहीं था। ये भी कारण बना, क्योंकि बहादुर शाह जफर को इन्होंने इज्जत नहीं दी। लॉर्ड ऑकलैंड ने विभिन्न प्रकार से प्रतिबंध लगाया बहादुर शाह जफर पर। बादशाहों पर जो विभिन्न प्रकार से अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, यह भी एक कारण बना। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने बादशाह पर खिल्लत देना, जो एक बहुमूल्य रेशमी वस्त्र था जो पुरस्कार के रूप में बादशाहों को मिलता था, उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि अब से बादशाह को खिल्लत नहीं दिया जाएगा। नज़र लेना, इस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा लिया कि कोई भी जो बादशाह को गिफ्ट देता है, नज़र देता है, इस पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। नज़र लेना, खिल्लत देना, यह भी प्रतिबंध लगा दिया। अब बादशाह जो दरबार लगाते थे, इस पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि आप दरबार नहीं लगाएंगे। यह दरबार जो मुगलों द्वारा लगाया जा रहा था, इसमें जनता के सुख दुख के लिए दरबार लगाया जाता था। इस तीनों पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। अब लॉर्ड एलनबरो ने क्या किया, इन्होंने सिक्कों पर से जो सिक्के जारी किए जा रहे थे, सिक्के, उस पर से बादशाह का नाम ही हटवा दिया और कहा अब कोई भी भेंट इसे नहीं देंगे, और भेंट देना भी बंद करवा दिया। लॉर्ड एलनबरो जब आया तो मुगलों को, बादशाहों को भेंट देना बंद करो, जो भेंट देना है हमको दो। अंग्रेज तो चाहते थे कि भेंट हमको मिले। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि लाल किला कहा कि आप छोड़ दो, लाल किला छोड़ने का आदेश दे दिया बादशाह को, मुगलों को, और कहा आप कुतुब मीनार के पास जा कर के रहिए और लाल किला छोड़ दो। यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है, जो ये जिसने के कारण है, ये भी एक कारण बनते हैं। लॉर्ड कैनिंग क्या करता है, ये तो बादशाह का पद ही समाप्त कर दिया कि अब कोई भी बादशाह नहीं रहेगा। यह भी एक कारण बना। इससे कहीं न कहीं विद्रोह होना तय था और सभी मौके की तलाश में थे, इसलिए 1857 की क्रांति बहुत ज़बरदस्त हुआ, जिससे बहुत सारा नुकसान भी हो, तो जो आगे हम देखेंगे। अब पेशवा के प्रति इनका व्यवहार क्या था, मुगलों के प्रति इनका व्यवहार तो देख ही लिए, अब पेशवा के प्रति इनका व्यवहार देख लेते हैं। तो 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। तो इन्होंने पेशवा को 8 लाख वार्षिक पेंशन पर रखा था। इसका भी हम आपको, इसके बारे में भी आपको बता दिए हैं। पेशवा को, बाजीराव द्वितीय को 8 लाख पेंशन मिलती थी वार्षिक। कानपुर के बिठूर गांव था एक, यहाँ पर इनको रहने को कहा गया बाजीराव द्वितीय को, आप यहाँ रहिए, आपको 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद 1853 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद इनके एक दत्तक पुत्र थे, धोधो पंत, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मांग रखी कि पेंशन अब हमको दिया जाए, क्योंकि हम इनके वारिस हैं।
तो अंग्रेजों ने कहा आप वारिस नहीं हैं, आप इनके पुत्र नहीं हैं, आप एक दत्तक पुत्र हैं। तो अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया कि आप दत्तक हैं, संतान नहीं हैं, आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा, जिससे यह भी कहीं न कहीं 1857 की क्रांति का कारण बनता है। अब अवध के साथ इनका व्यवहार क्या था? अवध के साथ इन्होंने व्यवहार अच्छा नहीं किया। 1801 में इनके साथ सहायक संधि की कि आप हमारे क्षेत्र में मिल जाइए, संधि की। और 1856 में हमने बताया दोस्तों, कुशासन का आरोप लगाया वाजिद अली शाह पर और इन्हें हड़प लिया गया। राज हड़प नीति के अंतर्गत 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके इसको भी बंगाल में मिला लिया गया। अब क्या था, अवध को हड़प करके उसे कमिश्नरी राज्य बना दिया। तो अवध पहला कमिश्नरी राज्य है, कमिश्नरी स्टेट बना दिया उसे हड़प करके। और पहला कमिश्नर वहाँ का बना हेनरी लॉरेंस, जो अंग्रेजी था, उसे ही प्रथम कमिश्नर बनाया गया। अब वाजिद अली शाह उस समय वहाँ के शासक थे, जिससे इनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया गया। आप शासन करने लायक नहीं हैं, आप कारोबार पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप राज क्षेत्र नहीं चला सकते, इसलिए इनके ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया। और राज हड़प नीति बेबगत के सिद्धांत के अंतर्गत इन्हें राज हड़प नीति के माध्यम से इससे हड़प लिया गया, मिला लिया गया। इनका जमींदारों के प्रति इनका भी रवैया कुछ ठीक नहीं था, जिससे ये लोग भी नाराज थे। जो बम्बई के जमींदार थे ज़्यादातर वही नाराज थे, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने एक कमीशन बनाया था, इनाम कमीशन। जो इनाम कमीशन लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था, इससे भी कहीं न कहीं जमींदार नाराज होते हैं। कहता है कि जो सभी ज़मीन है उसकी जांच करें और हमें बताएं। या भी कमीशन इसलिए बनाया गया कि सभी ज़मीन का जांच करें, इसलिए इसको बनाया गया। जांच ज़मीन कर करके हम इसको ज़मीन को जांच करेंगे। और 35,000 जमींदारों की जांच की गई, जिसमें यह बताया गया कि 20,000 जमींदार से नीलामी की गई कि आप जमींदार बनने लायक नहीं हैं। इसलिए कहीं न कहीं जमींदार भी लोगों से नाराज हुए। तो यह भी एक 1857 की क्रांति का कारण बनता है। अब अन्य प्रशासनिक नीतियाँ थी जो ठीक नहीं थी। जितने कुशासन नीति बनाए सब कुशासन संबंधित थी, जितने भी शासन नीतियाँ बनाई वो सब अच्छी नहीं थी, कोई ठीक नीति की थी ही नहीं। जिससे पदों के प्रति कमीशन, ऊंचे पद पर अंग्रेज और नीचे पद पर भारतीय को रखना, यह भी तो अन्य कारण है, यह भी तो कारण बनेगा। एक ही पद पर वेतन का भेदभाव, अंग्रेजी सिपाही को मान लीजिए जो वेतन मिलता था उसका आधा भी भारतीय सिपाहियों को नहीं मिलता था। तो एक ही समान पद पर होते हुए भी जो भेदभाव अंग्रेजों द्वारा किया गया, यह भी एक कारण बना। अंग्रेजों के ज़्यादातर जो थे, अंग्रेजियों को जो ज़्यादा देते थे और भारतीयों को कम देते थे। तो वेतन के साथ साथ पदोन्नति में भेदभाव किया। जो सिपाही रहते थे भारतीय और अंग्रेजियों को पहले पदोन्नति मिल जाती थी और सिपाहियों को बाद में मिलती थी जो भारतीय थे। तो यह भी एक कारण बनता है 1857 की क्रांति के कारण, ये भी बनता है दोस्तों। तो देखा दोस्तों, हमने प्रशासनिक एवं राजनीतिक कारण को 1857 की क्रांति में हमने देख लिया दोस्तों। तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन करते हैं आपसे आज, जिसका कुछ उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, तो उसका हम रिप्लाई देंगे। आप क्वेश्चन जरूर करना। तो आज हम देंगे 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। 1857 की जो क्रांति है उसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण के बारे में आप विस्तृत वर्णन कीजिए। आप इसको 125 शब्द में लिखना है दोस्तों। कौन कौन क्वेश्चन करता है, कौन कौन लिखता है, इस क्वेश्चन को कमेंट जरूर करना। हाँ, हमने सर किया है।
हल। तो आपको 1857 की क्रांति में राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण के बारे में आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। ठीक है दोस्तों, तो और मिलते हैं इसी 1857 की क्रांति से संबंधित और कारण के बारे में। तो और एक बेहतरीन से बेहतरीन क्लास होगी हमारी, इससे और बेहतरीन होगी। तो तब तक लिए दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्त अगली एक और अच्छी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।